Hello everyone and welcome to the channel of Omkar Valley Higher Secondary School, Sulga. In this video, we'll discuss about the first chapter of Science Class 10th, Chemical Reaction and Equations. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए पहले एक बार इसके टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइटल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। Chemical reaction is a process in which one or more substances forms new substances. Chemical reaction उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें one or more substances, एक या एक से अधिक सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस को तैयार करते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक तत्व एक नए तत्व को तैयार करते हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। और एक बार नया जो प्रोडक्ट तैयार हो चुका होता है वो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, वो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब फिजिकल मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? इवोपरेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्टरेशन एंड देयर आर मेनी मोर एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है नए सब्सटेंस को तैयार करते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें समझते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड मेनी मोर थिंग्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ बदलाव होंगे। या तो वो चेंज इन स्टेट होगा, या फिर चेंज इन कलर होगा, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब चेंज इन स्टेट, तो स्टेट का मतलब तो आप सभी बहुत अच्छे से समझते हैं, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं स्टेट कौन सी होती है। फिजिकल, इसकी जो फिजिकल स्टेट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट जो है वो जब भी एक नए प्रोडक्ट को तैयार करेगा तो हो सकता है कि रिएक्टेंट सॉलिड हो और प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है वो लिक्विड हो जाए, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए उसकी। चेंज इन कलर, उसका रिएक्टेंट का कलर अलग हो सकता है और उससे जो बन रहा प्रोडक्ट है उसका कलर अलग हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वही बात कि रिएक्टेंट जो है उनके टेम्परेचर अलग हो सकता है और उससे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका टेम्परेचर अलग हो सकता है। सो इट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, तो इसको हम अब थोड़ा हमारी डेली रूटीन जो लाइफ होती है उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारी आमतौर की जिंदगी में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी नजरों के सामने जिन्हें हम आमतौर पे देखते रहते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। अब आप सभी ने देखा होगा, आपने कभी ना कभी देखा होगा या नोटिस किया होगा कि लोहे पे जंग लगा होता है। यह भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन ही होती है। लोहा जो है जब भी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट होता है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में एक नए प्रोडक्ट को तैयार करता है और वही प्रोडक्ट होता है रस्ट, जंग। ओके, इसका एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। आपने ये भी देखा होगा कि दूध में दही को मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से आपस में रिएक्शन होती है और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसे हम कर्ड कहते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना होती है। पहला तो होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट हर उस चीज को कहा जाता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो जो सब्सटेंसेस पार्ट लेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहां पे देखा रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहां पर लोहा और मॉइस्ट आपस में मिलते हैं जिसकी वजह से एक रिएक्शन होती है। तो इन दोनों ने एक रिएक्शन में हिस्सा लिया जिसकी वजह से रिएक्शन हुई है। तो ये दोनों क्या होंगे? लोहा और मॉइस्ट यहां पर होंगे रिएक्टेंट्स। चलिए, अब देखते हैं प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। अब रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस तैयार हो रहा है, जो नया सब्सटेंस तैयार हो रहा है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा कि आयरन और मॉइस्ट आपस में कांटेक्ट में आए जिसकी वजह से रिएक्शन हुई। तो आयरन और मॉइस्ट जो है वो क्या है? यहां पर रिएक्टेंट्स है, लेकिन उनके आपस में कांटेक्ट आने की वजह से एक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से एक नई चीज तैयार हुई, जंग। और वो क्या होगा? वो हमारा प्रोडक्ट होगा। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में।
मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इसलिए लिखा है यहाँ पे, स्पेसिफाई इसलिए किया है क्योंकि ऑक्सीजन इट इज अ गैस व्हिच हेल्प्स इन बर्निंग। ओके, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बर्निंग। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न्ड इन एयर, जब भी मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, तो ये एक नए प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है, तो वो हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। चलिए, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको काफी इजीली समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहला पार्ट समझा, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, जिसको अभी हमने समझा था, उसे हम पुनः प्रदर्शित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसे हम जब भी प्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन की मदद से, बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। और जब भी हम ऐसा करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें वहां पर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको, या रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, तो उनको हमें उनके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना होता है और साथ ही साथ हमें उनकी फिजिकल स्टेट वहां पर दर्शानी होती है कि भाई रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो ये तो हमने केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख दी थी। अब इसकी हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का फॉर्मूला जो होगा, इसका जो सिंबल होगा वो होगा Mg, ऑक्सीजन का होगा O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, जो हमने लिखा था केमिकल रिएक्शन, उसको हमने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज और हम समझ लेते हैं कि जब हमने इस इक्वेशन को तैयार करा, तो हम एक चीज अच्छे से समझ लें कि ये जो इक्वेशन तैयार हुई है, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें कि दोनों तरफ के सब्सटेंसेस के जो एटम्स है उनकी काउंटिंग इक्वल हो। जैसे कि हम यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम, इसके आगे कोई एटम नहीं, मतलब ये खाली है, तो इसका एटम एक काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आगे 2 है, तो ऑब्वियसली इसके 2 एटम्स है। अब इससे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसमें Mg, मैग्नीशियम के आगे तो यहां पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब यहां पर भी कोई एटम नहीं है, मतलब ये तो इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम थे और यहां पर एक ही एटम है, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि यहां पे जो एटम नंबर ऑफ एटम्स है और यहां के जो नंबर ऑफ एटम्स है ये अनइक्वल है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। और वही चीज आगे लिखी भी है, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन cause number of atoms are unequal in reactant and product। जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल है। इसी वजह से ये जो रिएक्शन अभी अभी हमने देखी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। और सच इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, और इस प्रकार की अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, के नाम से बुलाते हैं। ओके, चलिए, तो अभी एक चीज और हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने जब इसको समझा था केमिकल रिएक्शन को, तो हमने एक चीज खास तौर पे देखी थी कि इट केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल्स। तो सिंबल्स तो हमने यूज कर लिए, लेकिन विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, जो कि हमने अभी फिलहाल इस यहां पर इक्वेशन में नहीं देखे उसके फिजिकल स्टेट, तो हम उसको नीचे देखते हैं। मैग्नीशियम तो Mg एज इट इज यहां पर आ गया, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, तो इसके आगे ब्रैकेट में S प्लस O2। ठीक है, O2 का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट में G लिख दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तैयार हुआ है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो उसका जो फिजिकल स्टेट है दैट इज सॉलिड, दैट इज S, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम ये समझेंगे। ठीक है, ठीक है,
तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं Fe प्लस H2O, ये हो गए रिएक्टेंट्स, और इनसे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो है Fe3O4 प्लस H2। ओके, Fe जो सिंबल है वो आयरन का है, जिसे फेरिक भी कहा जाता है, H2O वाटर ऑब्वियसली। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड तैयार करता है, फेरिक ऑक्साइड तैयार करता है, और हाइड्रोजन उसमें से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आपके सामने। यहां पर रिएक्टेंट में फेरिक के जो एटम है वो एक है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसके जो एटम्स है वो 3 हो चुके हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन का इक्वल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स अलग है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स अलग है। तो देखते हैं इसे अब हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन को एज इट इज, जैसी की जैसी रिएक्शन है एज इट इज, उसको नीचे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, ताकि अंदर के मटेरियल में कोई बदलाव नहीं होगा, जो कुछ होगा ब्रैकेट के बाहर होगा। एटम्स के नंबर को हमें इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी। टेबल जो है आप देख सकते हैं, टेबल में हमने 3 स्लॉट तैयार करे हैं। सबसे पहले में एलिमेंट है, दूसरे नंबर पे रिएक्टेंट है, और तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट है। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट मतलब हर वो सब्सटेंस जो इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद है, रिएक्शन से लेके प्रोडक्ट बनने तक के बीच में मौजूद है। तो यहां पर क्या क्या चीजें एलिमेंट में है? तो आयरन है, वाटर है, और आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो हमने देखा यहां पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट क्या क्या हो गए? तो आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर के एलिमेंट्स जो है वो टोटल जो है वो एक तो है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। तो एलिमेंट को हमने एलिमेंट में लिख दिया है, एलिमेंट के स्लॉट में लिख दिया है। अब रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एलिमेंट्स के। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टेंट के अंदर जो आयन है उसके टोटल एटम नंबर, एटम कितने हैं? यहां खाली है, कुछ नहीं है, मतलब इसका एटम 1 होगा। तो हमने यहां पे रिएक्टेंट में 1 लिख दिया है। ठीक है, वहीं अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में आयन के एटम कितने हैं? तो यहां पर Fe3 है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 3 है, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे। उसी तरीके से अब यहां पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में जो है वो 2 हैं, और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो दोनों इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने एज इट इज लिख दिया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहां पे एटम जो है खाली है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है रिएक्टेंट के अंदर। और प्रोडक्ट के अंदर जब हम देखेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर इसके 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट में 1 एटम लिख दिया और प्रोडक्ट में 4 एटम लिख दिए। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ एलिमेंट्स को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट के अंदर आयन का सिर्फ 1 एटम है, तो कितने एटम और मल्टीप्लाई करें ताकि वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाए? प्रोडक्ट में है 3, तो 1 के साथ कितने को मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 को। तो हम उसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे? 3 को इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब ये Fe3 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो इसमें कोई बदलाव की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर H2O में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही एटम है, और यहां पर आयरन ऑक्साइड में इसके 4 एटम्स है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? इसमें हमें 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? 4 होगा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे 8। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे 4। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में तो हमने 4 कर दिए, लेकिन हमने हाइड्रोजन के यहां पे 2 थे। ठीक है, तो अब हमें यहां पर 8 करना होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रिएक्टेंट में 4 को जोड़ेंगे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए, पर वो हाइड्रोजन को के एटम्स को 8 बना देगा। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन के एटम भी यहां पर करने होंगे 8। ठीक है, अब इस इक्वेशन को
हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहां पर 4 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के एटम्स अब अनइक्वल हो गए हैं। अब हाइड्रोजन के एटम्स को इक्वल करने के लिए हमें यहां पर भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8 एटम लाने होंगे, और यहां पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम टोटल हैं 2, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, जिसकी वजह से ये हो जाएंगे यहां पे 8। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। तो ये बन गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको लिखेंगे फिजिकल स्टेट के साथ में, ठीक है। फिजिकल स्टेट के साथ में जब हम लिखेंगे तो यहां पर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे 3Fe जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, प्लस 4H2O जो कि एक लिक्विड है, ठीक है। ये हो गए रिएक्टेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो यहां पर Fe3O4 जो कि और 4H2 जो कि एक गैस है, ठीक है। ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल था। अब हम इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमने पिछले पेज पर देखा था, जिसमें कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी। अब ये जो था, अभी हमने जो देखा, ये Fe प्लस H2O जो है वो मिलकर Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से हमें टेबल बनाना पड़ी। ये जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन को मिक्स करने रिएक्ट कराने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक थोड़ी इजी रिएक्शन है, जिसको कि हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। हमने यहां पे देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इनके रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुई, ठीक है। अब यहां पर रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम कितने हैं, एक भी एटम नहीं है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं, 2 एटम है, ठीक है। यहां पर इसके जब प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहां पर मैग्नीशियम का एक भी एटम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का भी एक भी एटम नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन अनइक्वल हो गई थी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट में, ताकि ऑक्सीजन को हम 2 एटम दे सके। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को यहां पर 2 एटम देंगे तो वो 2 एटम्स ऑब्वियसली मैग्नीशियम को भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन 2 मैग्नीशियम के साथ भी होगा, ठीक है। तो उसको इक्वल करने के लिए हमें वही 2 एटम को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैग्नीशियम के साथ। तो अब हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो जाएगी। 2Mg जो कि एक सॉलिड है, ठीक है, प्लस O2 जो कि गैस है, रिएक्टेंट अब जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा 2MgO जो कि सॉलिड है, ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन को बैलेंस करना समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, आपको वहां पर इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।